लखबीर सिंह हत्याकांड। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक सूचना आपको दी थी। 4 लोग, दैनिक भास्कर के खबर के हिसाब से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आज न्यूज लॉन्ड्री ने चश्मदीदों का बयान छापा है नाम बदलकर। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। उन चश्मदीदों ने जिनका नाम बदला गया है, उन्होंने क्या कहा है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से समझने की कोशिश करूंगा कि इस तरह की हिंसा क्यों होती है। 2 भाषण का यहां जिक्र करूंगा। एक 4 जनवरी 1945 को कलकत्ता में दिया गया था और एक 15 अप्रैल 1951 को दिल्ली में पंजाब में हो रहे अस्पृश्यों पे जो दमन हो रहे थे, जो महिलाओं को गांव से भगाया जा रहा था, उस पे उनका भाषण है। तो इस भाषण के द्वारा इस घटनाक्रम को, इस घटना को और उसके पीछे जो माइंडसेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। न्यू लॉन्ड्री ने लंबा लेख छापा है और उसमें कहा है कि टेंट के अंदर हम बलविंदर सिंह से मिले और बलविंदर कहते हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब को उठाकर वो भाग गया, हमें बस इसी बात का अफसोस है। उसके बाद संगत ने उसे जो सजा दी, उसको काटा, उसका हमें अफसोस नहीं है। आगे भी अगर कोई ग्रंथ साहिब के साथ ऐसा करेगा, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। वहां पे जितने लोग थे कह रहे हैं कि 4 महिलाएं भी उनके साथ थी, उनको भी अफसोस के बजाय गर्व था। जब इनके रिपोर्टर्स वहां पहुंचे तो कोई भी खुलकर बात करने से कतरा रहा था और जो लोग इस घटना को जायज बता रहे थे, सिर्फ वही खुलकर बात कर रहे थे। ऐसे तमाम लोगों से पत्रकार मिले जिनका मानना था कि लंबे समय से गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो रही थी। पुलिस बेअदबी करने वालों को मानसिक रूप से बीमार बताकर कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर फिर छोड़ देती थी। ऐसे में इस तरह की सजा देना जायज है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने इस घटना में सरकार की साजिश लगती है। एक पक्ष ऐसा है जो मानता है कि घटना का संबंध पंजाब के चुनाव से है। अतीत में भी कथित तौर पर सिख धार्मिक राजनीतिक समूह चुनावों के वक्त इस तरह के हथकंडे अपनाकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। जब उस इलाके में पत्रकार घूम रहे थे तो 3 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है और 3 लोगों का जो इंटरव्यू है और जो उन्होंने बयान दिया है बहुत ही चौंकाने वाला है, इनह्यूमन है। वो उन्हीं के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि उनके दौरे के दौरान एक व्यक्ति से मिली जिनका नाम समीर, ये सुरक्षा के लिहाज से बदला हुआ नाम है, समीर से हुई। समीर 8 महीने से किसान आंदोलन में शामिल हैं और अपने गांव से आए किसानों के साथ स्टेज के पास बने टेंट में रहते हैं। समीर कहते हैं कि रात करीब 3:30 बजे के करीब यह बात सामने आई कि किसी ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कर दी है। मैं अपने टेंट में सोया हुआ था। कुछ लोग स्टेज के पीछे जहां निहंग सिख रहते हैं वहां उसे लेकर जा रहे थे। तब तक यह बिल्कुल ठीक था। मुझे लगा कि कोई चोरी की होगी। ऐसे में हम वहां नहीं गए। 10-15 मिनट बाद उधर से वापस लौटे, तब उसका हाथ कटा हुआ था। एक निहंग सिख उसका कटा हाथ लेकर चल रहा था। स्टेज के पास पहुंचकर उन्होंने उसे बाएं हाथ के पोल में उल्टा लटका दिया। समीर आगे कहते हैं, यह बदला हुआ नाम है, कि स्टेज पर 1 घंटे तक टांगे रखा। वह जिंदा था। उसके माथे और आंख से खून निकल रहा था। थोड़ी देर में वहां कुछ और निहंग आ गए। उन्होंने आपस में सलाह किया और उसे उतारकर थोड़ा आगे ले गए। फिर उन्होंने उनका पैर काट दिया। उसका पैर अलग नहीं हुआ, लेकिन काफी खून निकल रहा था। वह भोर सुबह 5:30 बजे के आसपास की बात है। पैर काटने के बाद उन लोगों ने जयकारे लगाए और उसे घसीट कर
500 मीटर अंदर धरने वाले इलाके में ले गए। वहां फिर से उसे टांग दिया गया। जब स्टेज से आगे लेकर गए तब वह जिंदा था, बाद में उसकी मौत हो गई। सवाल पूछा गया कि क्या इस दौरान किसी ने रोकने की कोशिश की? तो समीर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुबह 5 बजे जग जाते हैं। जब उसे स्टेज के सामने रखा गया तब अखबार आने का वक्त हो गया। लोग अखबार लेने के लिए पहुंचने लगे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। निहंगों से सब डरते हैं। एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका, लेकिन उन्हें डांट कर हटा दिया गया। जो कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा था वह गलत था, लेकिन निहंगों से कौन लड़ता? उस समय तो वो किसी को भी मार सकते थे। एक दूसरे जो चश्मदीद हैं उनका भी नाम उजागर वो नहीं करना चाहते थे। उनका नाम बदलकर कुछ और रखा गया है कि रोहन उनका नाम बदलकर रखा गया है। कि रोहन ने बताया कि देर रात जब कथित बेअदबी के आरोप में निहंगों ने लखबीर को फोर्ड शोरूम के पास पकड़ा और मारने लगा, तब वह भागकर रोहन और उसके कुछ साथियों के पास मदद के लिए आया। निहंगों का उग्र हिंसक रूप देखकर रोहन और उनके साथियों की मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद निहंग उन्हें पकड़कर अपने टेंट की तरफ ले गए। रोहन मदद नहीं कर पाने का अफसोस जताते हैं और कहते हैं कि जब वह मुझसे मदद मांगने आया तो 2 निहंग और एक कोई आदमी उसके साथ थे। लखबीर ने भी निहंग वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी दाढ़ी और बाल नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मुझे बचा लो। इससे पहले 9 लोगों को मैं निहंग सिखों से बचा चुका हूं, लेकिन कल रात मामला बेअदबी का था। मेरे सामने उसके पास से सर्वलोक ग्रंथ मिला। निहंग बेहद गुस्से में थे। ऐसे में अगर मैं बचाने की कोशिश करता तो वो मुझे भी मार देते। जब निहंग लखबीर सिंह को पकड़कर ले गए तो रोहन को लगा कि एक आध थप्पड़ मारकर छोड़ देंगे, उसके हाथ पैर काटकर हत्या कर देंगे। इसका अंदाजा नहीं था। वो कहते हैं कि जब वे उसे लेकर चले गए तो मैं अपने टेंट में आ गया। सुबह 5:38 का समय था। तब बहुत तेज शोर हुआ। मैं बाहर निकलकर आया तो 7-8 लोग लखबीर को घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो खून से लथपथ था। उसका हाथ पांव काटा जा चुका था। वह कुछ बोल नहीं रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, सिंगू बॉर्डर जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि प्रवेश करते ही निहंगों का डेरा है। यहाँ बड़ी संख्या में घोड़े भी बंधे हुए हैं। नीले रंग का कपड़ा पहने और कमर में तलवार लटकाए निहंग यहीं रहते हैं और खुद को आंदोलन का रक्षक बताते हैं। एक और चश्मदीद का उन्होंने छापा है, गौरव नाम है, थर्ड विटनेस को। उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि यहाँ निहंगों का कई पंथ बैठता है। इसमें चंपा साहब, चमकान साहब, बाबा बूढ़ा दल 96 किरोड़ी, बाबा रामजी सिंह और बाबा नारायण सिंह। हत्या करने का आरोप अपने माथे पर लेने वाले सरबजीत सिंह बाबा बूढ़ा दल 96 किरोड़ी से जुड़े हुए हैं। सो थर्ड जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं, गौरव बदला हुआ नाम है, हाथ तो इधर हिलाकर काटा गया, पैर स्टेज के सामने काटा गया। दरअसल उनका इरादा हत्या करने का नहीं था। जब वो मार रहे थे, मार काट कर रहे थे, मैं वहीं था। वो कह रहे थे कि इसको ऐसी सजा दो कि जिंदगी भर याद रखे और इसे देखकर कोई दूसरा बेअदबी का न सोचे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि जब सुबह मौत हुई, वहां मौजूद सरबजीत ने कहा कि यह मैं अपने सर लूंगा। क्या हाथ पांव सरबजीत ने ही काटे थे? इस सवाल पर गौरव कहते हैं जी, उन्होंने ही काटा था। लखबीर के बारे में हमने आपको कल वीडियो में सूचना दी थी और तरन तारण के हैं। लखबीर की 3 बेटी और एक पत्नी है। ग्रामीणों के मुताबिक पत्नी कुछ सालों से बेटियों को लेकर अलग हो गई। सिंह अपनी बहन के साथ चीमा कला गांव में रहते हैं। बहन की पति का भी निधन हो चुका है।
चीमा कला के लखवीर सिंह का बयान इन्होंने छापा है कि चीमा कला लखवीर सिंह का गांव नहीं है। इस गांव में रहने वाले हंसपाल सिंह ने फोन पर बातचीत में बताया कि इनकी बुआ महेंद्र कौर और फूफा हरनाम सिंह का कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उन्होंने इन्हें 5 साल की उम्र में ही गोद लिया था। तब से वे यहीं रह रहे थे। इनके फूफा आर्मी में हुआ करते थे। उनकी मौत को तकरीबन 26 साल हो गए और बुआ की मौत 3-4 साल पहले हुई है। हंसपाल बकौल हंसपाल 15 साल पहले इनकी शादी हुई, 3 बेटियां हैं, लेकिन बीते 4-5 साल से इनकी पत्नी बेटियों को लेकर अलग रहती है। शादी के बाद लखवीर मुंबई गया, वहां उसे नशे की आदत लग गई, वहां से पिंड आया, यहां भी नशा करता था, आगे चलकर ज्यादा नशा करने लगा, जिसके कारण पत्नी अलग हो गई और मैके में जाकर रहने लगी। सो लखवीर के इनकम को लेकर कह रहे हैं हंसपाल कि किसी के यहां चारा काट कर तो किसी के यहां भैंस को पानी डालकर पैसे कमाता था, जिसके यहां काम करता था उसी के यहां रोटी खाता था। लखवीर सिंह के गांव वालों के जहन में यही सवाल है कि आखिर वह दिल्ली पहुंचा कैसे, दिल्ली कैसे आया। तो हंसपाल बताते हैं कि मैंने 11 अक्टूबर को उसे गांव में देखा था, उसके बाद ही गया होगा। गांव के लोग कह रहे हैं चोरी कर सकता है, लेकिन बेअदबी वाला काम नहीं करेगा। सिख धर्म को छोड़ो, किसी भी धर्म का भी बेअदबी नहीं कर सकता था। यह अपनी मौज में रहने वाला इंसान था। यह भी कह रहे हैं कि दिल्ली जाने के लिए इनके पास पैसा कहां से आया। इसकी बहन को भी कुछ मालूम नहीं कि कब दिल्ली गया। गांव के रहने वाले सतनाम सिंह बाजवा का यहां जिक्र है। वो कह रहे हैं कि यह गांव में बड़ा रहस्य बना हुआ है कि सिंधु कैसे चला गया। हमारे गांव से कोई किसान भी वहां नहीं गया। इनको या तो किसी ने लालच देकर भेजा है या लेकर गया है, यह समझ में नहीं आ रहा। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसके हिसाब से हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ हैं, लेकिन इस आधार पर किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हम यह मांग करते हैं कि इस हत्या और बेअदबी के षड्यंत्र के आरोप की जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कानून सम्मत कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री एक बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहा है, और जो कि उचित सवाल है कि ठीक है, किसान मोर्चा ने घटना की निंदा कर दी है, लेकिन जहां पे 9 महीने से ज्यादा से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा हो और वहां कंगारू कोर्ट और दूसरी तरफ कंगारू कोर्ट जहां विधि व्यवस्था और कानून के पैरों तले रौंदा जाए, दोनों बात साथ साथ नहीं चल सकती। अब मैं आ रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर इस तरह की हिंसा के बारे में क्या कहते हैं। चलिए कलकत्ता लिए चलता हूं। 4 जनवरी 1945 के दिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मुखपत्र पीपल्स हेराल्ड एक अंग्रेजी पत्रिका थी, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अंबेडकर के हाथों हुआ। इस अवसर पर उन्होंने महत्वपूर्ण भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का इतना अधःपतन हुआ है कि गांधी जी के बाद कांग्रेस के कई टुकड़े होते हुए हम देखेंगे। राजनीतिक और नैतिक नजरिए से अस्पृश्य समाज का पक्ष ही इस देश का हमेशा रहने वाला पक्ष होगा। यहां गौर करने की बात है कि अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में दलितों पे जुल्म होते हैं तो बीजेपी का दलित प्रेम वहां दिखता है, और अगर बीजेपी शासित प्रदेश में अगर दलितों पे जुल्म होते हैं तो वहां पे कांग्रेस का दलित प्रेम दिखता है। लेकिन कभी अगर मुद्दे को लेकर गंभीर हो तो कभी एक साथ दोनों बैठकर संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी अपनी सरकारों पे लगाम लगाए। लेकिन जिस तरीके से इनह्यूमन इंसिडेंस हुआ है 21वीं सदी में हम लोग हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से हुआ है ये काफी सोचने वाला प्रश्न है, और इस पे तत्कालिक जांच होनी चाहिए। तत्कालिक गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए मसले को। चलिए आगे वो कहते हैं
कि हमारे पार्टी के बारे में विरोधियों की ओर से जानबूझकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। कि गलतफहमी क्या है कि कुछ एक नौकरियों के लिए और 2 टुकड़े रोटी के लिए हमारी लड़ाई है, लेकिन यह आरोप मूर्खतापूर्ण है, उसमें कोई दम नहीं। दरअसल हमारे देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सिद्धांतों की स्थापना के लिए अस्पृश्य समाज का पक्ष ही असली जंग लड़ रहा है। और इस मामले में हमारे पक्ष के सिद्धांत केवल अस्पृश्य समाज के ही मसले का हल करना नहीं है, बल्कि हमारा पक्ष, हमारा दल कब का ऊपर बताए सिद्धांतों से जाकर जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की राजनीति में हमें इन बातों का पूरा अभाव दिखाई देता है। देश की आजादी का दावा करती है, लेकिन उसका यह दावा केवल ढोंग है। खालिस आजादी या समता के लिए कांग्रेस कभी नहीं लड़ेगी। कांग्रेस की आजादी में हम अपनी आजादी की उम्मीद नहीं पाल सकते। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समता कभी नहीं होगी। हमारे साथ बंधु भाव का व्यवहार कभी नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की इस आजादी की लड़ाई के व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनने के बजाय हजारों साल गुलामी में कैद मेरे अस्पृश्य समाज के उद्धार के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। देश की आजादी से अधिक अस्पृश्योद्धार ही जीवन में मेरे दिल के करीब रहने वाला मसला है। भारत में अस्पृश्योद्धार से उदात्त और श्रेष्ठ कोई दूसरा काम मुझे नहीं लगता। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, उस समाज की बेहतरी के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। पहले मैं अपने समाज का ऋण चुकाऊंगा, इसके बाद देश का। मेरा यह जीवित कार्य उदात्त है और इस बारे में कोई शक नहीं है। देश के करोड़ों लाखों दीन दुखियारे और दमित लोगों का खून चूस कर उनकी मेहनत पर मजे करने का हिंदू लोगों का षड्यंत्र है, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे पूंजीपति छैलों के हाथों में देश की आजादी जाने वाली है, तो उस आजादी का हमें और देश की जनता के लिए कोई मतलब नहीं। हिंदुओं के हाथ में अगर देश की सत्ता आ जाए, तो वह अस्पृश्य समाज को और दुखी और परेशान लोगों को ज्यादा दमन करने की कोशिश करेंगे, इसका मुझे पक्का यकीन है। इसलिए हमें अभी से सावधान रहना जरूरी है। इस समय हमने अगर अपना संगठन मजबूत नहीं किया, तो अमेरिका के संविधान में निग्रो लोगों का जो हाल है, वही हाल हमारा होगा। इस बात पर हम में से हरेक को यकीन करना चाहिए। अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र में 20वीं सदी में निग्रो लोगों के अधिकार का कोई स्थान नहीं। इसका एकमात्र कारण नहीं है कि उनमें एकता नहीं, उनका संगठन नहीं, इसलिए उनकी यह दुर्गति है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा हाल निग्रो लोगों जैसा न हो। इसका एक ही उपाय है कि हम में से हर कोई, छोटे बड़े, महिला पुरुष, सब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे के नीचे संगठित हो। आपस में मिलकर अगर हम अभेद्य संगठन खड़ा करेंगे, तो अपने हकों की रक्षा कर हिंदुओं के सभी वार हम आसानी से सहन कर सकते हैं, निरस्त कर सकेंगे। मतलब एकता की बात कर रहे हैं कि एकता अगर आपके अंदर हो, तो आप इस तरह के जो हमले होते हैं उसको आप निरस्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि आज के युग में अखबारों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। सो अपने दल के प्रचार के लिए अन्य दल हजारों रुपए खर्च कर अखबार चलाते हैं। अपने राजनीतिक और नैतिक विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए तथा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्य की जानकारी देने के लिए अखबारों की आवश्यकता है। अपने आंदोलन का नजरिया लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हमें हर प्रांत में अखबार चलाने की जरूरत है। इस प्रकार अस्पृश्य समाज की ओर से यहां शुरू हो रही पीपल्स हेराल्ड साप्ताहिक पत्रिका हमारे विचारों को निर्भीकता के साथ लोगों के सामने रखने का काम करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मेरी मनोकामना है पीपल्स हेराल्ड उत्तरोत्तर उन्नति करे। अब चलिए, अब दूसरे भाषण की ओर आता हूं। म्यूटनी रोड, जो झांसी रानी रोड जहां पर है, वहां पे डॉक्टर अंबेडकर
भवन है और उनके रहते ही उनके नाम पे वो भवन का उद्घाटन हुआ था। ये 15 अप्रैल 1951 की बात है और उसी में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है। पंजाब में जो दलितों पे उत्पीड़न हो रहा था उसको लेकर भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्रिटिश राज में बहुजन वर्ग के लिए जितनी सुरक्षा प्राप्त थी भारत की अपनी राष्ट्रीय सरकार में नहीं है। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग को 12% आरक्षण का प्रस्ताव पर पूरा अनुसरण किया जाता था, लेकिन आज उस प्रस्ताव की कीमत सादे कागज जितनी भी नहीं है। लोग कहते हैं हमें आजादी मिली है, लेकिन अस्पृश्य वर्ग को आजादी मिली है यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं। अब पंजाब का उदाहरण यहां पेश करते हैं। पंजाब में हमारे लोगों पर बुरे से बुरे जुल्म हो रहे हैं। इस तरह के जुल्म से परेशान 40 लोग दिल्ली आए और राजघाट पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। दिल्ली के अखबारों ने इसका पूरा बहिष्कार किया। इन लोगों ने करीब 30 दिनों तक अनशन जारी रखा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं ली जा रही। यह देखकर उन्हें अनशन तोड़ना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि जिन अखबारों ने उस खबर को नजरअंदाज किया वे ही दिल्ली में किसी बुढ़िया के एक दिन के अनशन की खबर भी बड़े शीर्षक देकर छापी होती, लेकिन वे अस्पृश्यों की खबर नहीं लेते। आगे कहा डॉक्टर अंबेडकर ने कि पंजाब में सिखों और अन्य लोगों द्वारा अस्पृश्य महिलाओं को भगाए जाने की खबरें हैं। अस्पृश्यों पर विभिन्न तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उनकी जमीन जोतने नहीं दी जाती, लकड़ी काटने नहीं दिए जाते। जिनसे दलित वर्ग के प्रतिनिधि की उम्मीद की जा सकती है, ऐसे 10 सदस्य पंजाब में अस्पृश्य वर्ग से हैं। लोकसभा में पिछले दो सालों से वे मेरे सामने 30 सदस्य बैठते हैं। उनमें से किसी को भी मैंने अस्पृश्यों के कल्याण के बारे में, उस वर्ग पर होने वाले अत्याचार के बारे में कोई सवाल उठाते नहीं देखा। लोकसभा में फिलहाल बजट के बारे में चर्चा हो रही है। अनाज, मुद्रास्फीति, कपड़े और चीनी की किल्लत के बारे में सरकार की खिंचाई का अवसर कोई नहीं छोड़ता, लेकिन पंजाब में अस्पृश्यों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, यह सवाल किसी ने नहीं उठाया। ऐसे अगर हजारों सदस्य भी लोकसभा में हों तब भी अस्पृश्यों का क्या फायदा होगा? ऐसे मूर्ख लोग क्या कर सकते हैं? जिन सदस्यों से अस्पृश्य वर्ग की आवाज उठाने की उम्मीद होती है वे भी चुप बैठते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से अस्पृश्य वर्ग के हजारों लोग मदद पाने के लिए दिल्ली आते हैं। उनके लिए दिल्ली के अंबेडकर भवन में इंतजाम किया जाने वाला है। यह भवन सवर्ण हिंदुओं से 1 पैसा लिए बिना दलितों को अपनी हिम्मत से खड़ा करना चाहिए। गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता का आंदोलन अपने हाथ में जब से लिया तब से सवर्ण हिंदुओं के नजरिए में फर्क आया है, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन श्रीमान शर्मा जैसे व्यक्तियों की सहानुभूति महत्वपूर्ण होने के बावजूद हमें अपनी हिम्मत के सहारे ही डटे रहना है। अपने ऊपर ही हमें निर्भर रहना होगा। भूखे आदमी को रोटी चाहिए, केवल सहानुभूति से काम नहीं चलता। हम अगर एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो अपने हितैषियों की मदद से और उनके सहयोग से हम अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। पहले केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में एक भी अस्पृश्य वर्ग का व्यक्ति नहीं था। अस्पृश्य व्यक्ति तब पट्टा वाला यानी सिपाही भी नहीं बन सकता था। उसके बाद हमारी कोशिश रंग लाती रही और अस्पृश्यों को नौकरियों में आरक्षण मिलने लगा। उनके लिए सालाना 3 लाख रुपए मंजूर किए गए। ये भाषण था और जब उनके नाम पे अंबेडकर भवन का नाम रखा जा रहा था उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बहुत सारे दलगत राजनीति है। पंजाब के मुख्यमंत्री दलित हैं। सब लोग, चुनाव आ रहा है, सब लोग दलित प्रेम दिखलाएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाओं पे कठोर एक्शन लेने की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी हर जगह दिखती है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय हिंद।